हेलो एवरीवन। सो मॉडर्न फिजिक्स में नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इस न्यूक्लियर फिजिक्स में जो मेन कंसर्न होता है वो न्यूक्लियस के बारे में होता है। सो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। आपने देखा जैसे प्रीवियस केस में कि न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी थी दैट वाज डन बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और उसमें ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के इनसाइड वाला पोर्शन है। एंड इफ आई ड्रॉ इस लाइक दिस कि अगर ये अपने पास एटम है उसमें कई सारे ऑर्बिट्स रहेंगे और बीच का जो पोर्शन है लेट्स से इस तरह से हम एटम को बनाते हैं। सो जो इनसाइड वाला पोर्शन है ये न्यूक्लियस कहलाता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सो इनसाइड न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो P इज इंडिकेटिंग फॉर प्रोटॉन्स और N इज इंडिकेटिंग फॉर न्यूट्रॉन्स, और दोनों मिलकर के न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट हैं इसलिए इनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। So nucleons are found inside the nucleus। और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है। सो दे आर रफली इक्वल। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप डिटेल में वॉच करेंगे तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट हम उनको रफली इक्वल ले सकते हैं। और इसी को हम 1 AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। सो इसको 1 AMU के बराबर कहा जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। दिस इज इक्वल टू 1.6, रफली आप ऐसा बोल सकते हो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो 1 AMU को अगर रिप्लेस करना हो तो हम 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये नंबर्स अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना हो तो हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट करेंगे X, Z एंड A से। दिस हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस। जहाँ पर Z क्या बताएगा? Z इज गोइंग टू बी द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और A क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास नंबर। X इज गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट विच न्यूक्लियस वी आर टॉकिंग अबाउट और विच एटम वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो किसी भी एटम के लिए अगर सिंबल हम X यूज़ करते हैं तो Z प्रोटॉन्स का पॉपुलेशन होता है जिसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो लेट मी राइट ओवर हियर, दीज आर द बेसिक nomenclature you already know, still I'm writing because they are going to be useful for us. So Z is known as atomic number, which is basically equal to the total number of protons, and A is called atomic mass number, एटॉमिक मास नंबर। और X किसके बारे में बात कर रहा है? X इज एटम। जिस एटम के बारे में हम बात कर रहे हैं उस एटम के लिए सिंबल है। और जो A की वैल्यू होती है, और जहाँ पर N है, N इज कैपिटल N को हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो अगर अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है और Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक छोटा सा रिलेशन आप यहाँ पर इस्टेब्लिश कर पा रहे हो। क्या वो रिलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो A की वैल्यू है दैट इज टोटल नंबर, ये एटॉमिक मास नंबर, बेसिकली ये एटॉमिक मास नंबर होता है, और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो हाउ मेनी टोटल न्यूक्लियॉन्स आर, दैट इज A वैल्यू। सो A इज गोइंग टू बी Z प्लस N। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और AMU जो मैंने बताया उसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे दिखाते हैं? दिस इज बेसिकली 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 612। सो कार्बन 612 का मास अगर यूज़ करें उसको 1/12 से डिवाइड करें तो फिर ये 1 AMU के बराबर होता है। जनरली हम AMU यूनिट यूज़ करने वाले हैं, और अगर SI पे जाएंगे तो किलोग्राम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर किसी एटम पे देखेंगे कि कई तरह के केसेस बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो, Z वैल्यू अगर बराबर होती है तो हम बोल देते हैं कि दे आर आइसोटॉप्स। सो अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और बाकी न्यूट्रॉन्स अलग होंगे तो उनको आइसोटॉप्स बोलते हैं।
अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और जेड नंबर अलग होता है तो उनको हम आइसोटोन्स बोलेंगे, और अगर ए नंबर बराबर होगा तो उनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। सो ये नॉमेनक्लेचर आप याद रखते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर अपने न्यूक्लियस को अपने वॉच करना है ये न्यूक्लियस का, तो उस न्यूक्लियस का अपना रेडियस होता है। सो ये रेडियस के बारे में आपको याद रखना है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है। आपने देखा था कि ऑर्बिट्स जो ये, अगर इस पिक्चर को यहाँ पे रखते हैं तो ये जो ऑर्बिट है, जैसे ये के सेल ऑर्बिट हो गया, ये एल सेल ऑर्बिट हो गया, इनकी रेडियस क्या होती है आपने इसमें इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था। अब हम न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में बात करेंगे। और आपको अगर याद हो तो इसकी हाइड्रोजन के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है वो कुछ एंगस्ट्रॉम में आती है, राइट। नाउ यू लुक एट कि न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है। सो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियर। तो इसको ऐसा हेडिंग लिख सकते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियर, साइज ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के साइज का मतलब है वो स्फेरिकल होता है। पहला तो ये पॉइंट है, आप उससे याद रख सकते हो कि वो स्फेरिकल होता है, और उसकी जो रेडियस होता है वो फर्मी पर होता है। और हम लिखते हैं R इज इक्वल टू R नॉट ए रेज टू पावर 1/3। तो दिस इज द फॉर्मूला, दैट मीन्स उसका जो रेडियस होता है उसके एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड करता है, ए वैल्यू पर डिपेंड करता है, और ए रेज टू पावर 1/3 होता है। तो किसी भी एटम के अगर न्यूक्लियस के बारे में पता करना हो तो यहाँ से पता कर सकते हो, जहाँ पर आर की वैल्यू, आर नॉट जो है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। इसकी वैल्यू होती है 1.1 FM। FM का मतलब होता है फर्मी। और अगर आप प्रॉपर्ली लिखना चाहो तो 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर लिख सकते हो। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। नाउ यू कैन थिंक ऑफ कि न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा होता है। वेरी वेरी स्मॉल इसका रेडियस होता है, बहुत छोटा रेडियस होता है। और अगर आप कभी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें न्यूक्लियस का तो आप डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डेंसिटी एक इम्पॉर्टेंट नंबर रहता है, और आप पाओगे कि वो जो डेंसिटी होती है वो ए से इंडिपेंडेंट होती है, यानी सभी न्यूक्लियस के लिए बराबर आती है। तो अगर आपको कभी डेंसिटी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। मास कैसे लिखना होगा, मास के लिए लिखेंगे कि मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ लेट्स से 1 प्रोटॉन divided by volume converted as 4/3 pi r cube, where r is going to be the radii. Now r का रिलेशन ये होता है, इसको आप यहाँ पे रख सकते हो। सो ये आएगा m इंटू मास ऑफ a इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब को जब लिखेंगे तो आप पाओगे r नॉट का क्यूब आएगा, और a की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो a आ जाएगा। आप देखोगे a और a आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसका मतलब है जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो एटॉमिक नंबर से इंडिपेंडेंट होती है, जबकि रेडियस उस पर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। नो ये m मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता रहता है, 4/3 भी आपको पता है, पाई भी पता है, आर नॉट की वैल्यू भी पता है, तो उसका क्यूब कर देंगे। जब आप ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करके देखोगे तो एक नंबर आ जाएगा, और ये नंबर रहता है 3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ यू जस्ट रिमेंबर दिस नंबर, और रिमेंबर करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि आप इसको एक बार समझें कि ये मैग्नीट्यूड कितना है। इट इज़ 10⁻17। दैट मीन्स द डेंसिटी ऑफ दैट न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी हाई। ये बहुत हाई डेंसिटी का न्यूक्लियस होता है, और जिसकी रेडियस बहुत कम होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब वॉल्यूम कम है, मास ज़्यादा है, तो बहुत हाई डेंसिटी का स्टफ होता है। ओके, और ये जो हाई डेंसिटी का स्टफ है न्यूक्लियस जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और ये इस सभी एटम के लिए, नो मैटर कौन सा एटम लेते हैं, इसकी न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स रहती है, और वो डेंसिटी रहती है 3 इंटू 10⁻17। ये इस बात पर भी डिपेंड नहीं करती है कि उस न्यूक्लियस के जिसके बारे में, जिस एटम के बारे में लोग स्टडी कर रहे हैं, उसका Z नंबर क्या है, उसका A नंबर क्या है। इट इज़ इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स ऑल सभी एटम की जो न्यूक्लियस होती है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए ये नंबर अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मास डिफेक्ट, जो अनदर पॉइंट है, मास डिफेक्ट। और आगे की स्टोरी इसी मास डिफेक्ट पे डिपेंड करेगी। मास डिफेक्ट को हम लोग डेल्टा एम से इंडिकेट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि सपोज कर लिए अपने पास कोई एटम है, तो उसके हम न्यूक्लियस को मेज़र कर सकते हैं। तो लेट्स से Z और A करके अपने पास एक एटम है।
अगर इसको हमने वेइंग मशीन से मेज़र किया तो इस पर किसका किसका मास आएगा, न्यूक्लियस का मास आएगा और इलेक्ट्रॉन्स का मास आएगा। हम लोग जानते हैं कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतना ही उसका उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो अगर इसका मेजर्ड मास लिखते हैं तो लेट्स से इसको मास को मेजर करते हैं तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे m मास ऑफ x a z। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग द मेजर्ड मास। तो क्या इसका वैल्यू हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसके एटम का मास आएगा, तो मास ऑफ एटम, तो लैंग्वेज में अगर लिखते हैं तो दिस विल बी मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो उस पर पाए जाते हैं, बेसिकली हम इसको लिखना चाह रहे हैं, ये न्यूक्लियस का मेजर्ड मास है। तो दिस इज बेसिकली मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लेट्स से मास ऑफ एटम को हम लोग ऐसा लिख ले रहे हैं m फॉर मास ऑफ एटम, और लेट्स से m एटम माइनस हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी देयर, z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी देयर एंड मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, उसको इग्नोर भी किया जा सकता है एज कम्पेयर टू द एटम, बट स्टिल वी आर राइटिंग इट। तो दिस विल बी द मास विच इज मेजर्ड, मास विच इज मेजर्ड, न्यूक्लियस का मेजर्ड मास है। अच्छा, न्यूक्लियस बना किससे होता है, z नंबर ऑफ प्रोटॉन से और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तो मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियाई, अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मास को हम देखना चाहें तो हम ये लिखेंगे कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो प्रोटॉन का मास लगाएंगे, प्लस a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो न्यूट्रॉन का मास लगाएंगे। अच्छा बताइए, अगर z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो इनके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों के मास को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या कंस्टिट्यूएंट्स का मास आ जाता है। और एज पर द क्लासिकल थ्योरी अगर आप जाओ तो आपको लगेगा कि अगर न्यूक्लियस हमारा, लेट से ये न्यूक्लियस है और ये इस पे z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो जितने प्रोटॉन्स हैं उनका मास ऐड करते हैं, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास ऐड करते हैं, तो ये टोटल मास के बराबर आना चाहिए और मेजर्ड मास भी इसके इक्वल होना चाहिए। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तो जो हमारे कंस्टिट्यूएंट का मास होता है वो अलग होता है और जो मेजर्ड मास आया वो अलग होता है। जबकि अगर आप क्लासिकल थ्योरी से देखेंगे तो जो मास पार्टिकल्स का है, पार्टिकल को एक साथ रखोगे तब भी टोटल मास वही आएगा जो इंडिविजुअल्स के पार्टिकल्स का मासेस का सम होगा। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियस ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मास का सम ये है जबकि टोटल मास ये है। आप पाओगे जो मेजर्ड मास है वो हमेशा कम रहता है और कंस्टिट्यूएंट, न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स का मास ज़्यादा होता है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। सो व्हाट इज द डेल्टा एम, डेल्टा एम दैट इज मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट, मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स that is mass of protons and mass of neutrons putting together minus mass of nucleus which is measured, or you can write measured mass of nucleus. सो न्यूक्लियस का अगर आप मास मेजर करें और न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट का मास मेजर करें उनमें डिफरेंस होता है, व्हाटएवर दैट डिफरेंस इज दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। तो अगर इसको आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एम की जो वैल्यू आएगी that is going to be z number of protons and mass of proton, n number of neutrons and mass of neutron। इसको n को आप चाहो तो a minus z भी लिख सकते हो, जमता है। this is the mass of constituent minus measured mass। measured mass कैसे आप निकाल सकते हो, पूरे एटम का मास निकालो, उसमें से z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मास को अलग कर दो, और z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मास का मतलब हुआ z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंस। हालांकि ये नंबर काफ़ी स्मॉल आने वाला है बट इट इज़ गोइंग टू बी देयर, और इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। और होता क्या है बेसिकली, जब ये इतना ज़्यादा डेंसिटी में ये इतने पास पास आते हैं मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इतने क्लोज आते हैं तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इसीलिए मास डिफेक्ट होता है।
और जितना मास डिफेक्ट आएगा उतना ज़्यादा स्ट्रांगली ये सिस्टम बाउंडेड होगा। सो इस सिस्टम को बाउंड करने के लिए मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो उसी के करस्पॉन्डिंग एक टर्म आता है जिसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बाइंडिंग एनर्जी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो इस न्यूक्लियस को बाइंड करके रखा है। आपने देखा कि इसमें प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत छोटे से स्पेस पे पाए जाते हैं, 10⁻⁻15 मीटर के रेडियस पे पाए जाते हैं। तो उनको बाइंड करके भी रखना है, तो बाइंड करके रखने के लिए जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम लोग कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियस स्टेबल है, उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। या फिर आप ऐसा कह लो कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको इनफाइनाइट से ला करके असेंबल करने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी वो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज मिनिमम एनर्जी, इट इज मिनिमम एनर्जी needed to dismantle or to disintegrate the nucleus completely। So किसी भी न्यूक्लियस को completely डिसइंटीग्रेट करने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम एनर्जी का, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। और दूसरी डेफिनेशन ये बोल सकते हो कि अगर इनफाइनाइट से ला करके उसको असेंबल करने में जितना एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। और इस बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द मास डिफेक्ट इनटू c²। सो ये बेसिकली आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू mc²। तो जो मास होता है वो बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा मास? जो मास लॉस हुआ है। तो यहाँ पर जो आपने देखा था मास डिफेक्ट में, तो मास डिफेक्ट जो आया वो बेसिकली मासेस के डिफरेंस के बराबर है। जो कंस्टिट्यूएंट का मास ज़्यादा था, जब वो मिल करके एक बने तो कुछ मास डिसअपियर हुआ। वो जो मास डिसअपियर हुआ वो बेसिकली एनर्जी के फॉर्म में गया और उसने इन न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा। तो इसलिए ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैप्पीली एक छोटे से स्पेस पर टाइटली और स्ट्रांगली बाउंडेड रहते हैं। तो उसके लिए कितना एनर्जी उसको बाइंड करके रखा हुआ है उसी को हम बोलते हैं दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स और दिस। सो इसके लिए डेल्टा एम इंटू c² को इक्वेट कर देते हैं। और आपको क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे बेस्ड आएगा, तो उस पर क्या करेंगे वो आपको न्यूक्लियॉन्स के बारे में एटम के बारे में बताएंगे। तो एटम में हम पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो इजीली पता चल जाएंगे। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को आपको पता रहता है, वो रफली बराबर होते हैं, बट वो आपको दिए जाएंगे। जो दिया जाएगा तो मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे, इनकी पॉपुलेशन लिखेंगे, तो यहाँ से अपने को कंस्टिट्यूएंट का मास आ जाएगा। फिर वो आपको ये बताएंगे कि उसका मेजर्ड मास कितना है, ये मेजर्ड मास आपको दे देंगे। और नहीं देंगे तो फिर एटम का मास बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का मास पता होगा तो वहाँ से हम पता कर लेंगे कि मेजर्ड मास क्या है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये पता करेंगे कि मास डिफेक्ट क्या है। ये जो मासेस आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एटम के दिए जाएंगे वो एमयू के टर्म में दिए जाएंगे, तो हम लोग इसको एमयू के टर्म में ही रखेंगे। और इसके बाद जब डेल्टा एम निकला है उसको c² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। जनरली क्या होता है कि हमको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना होता है और डेल्टा एम अपने को एमयू में पता रहता है, तो अपने पास एक कन्वर्जन फैक्टर है, उस कन्वर्जन फैक्टर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और वो क्या कन्वर्जन फैक्टर होता है कि हम एमयू को इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी डायरेक्टली बता सकते हैं। सो ये 1 AMU होता है, इसको आपको याद रखना होगा। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट is equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² होता है। सो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² होता है, ये कन्वर्जन फैक्टर रहेगा। तो अपने को क्या करने का कि ये डेल्टा एम एमयू के टर्म में आएगा, फिर उस एमयू की वैल्यू ये रख देंगे, तो आप पाओगे कि c² से c² कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास सिंपलेस्ट फार्मूला कुछ इस तरह से आ गया, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, आप डेल्टा एम निकालो किसमें, एमयू में, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है डायरेक्टली। आप उसको 931.5 और रफली 931 से भी करेंगे तो भी चलेगा, 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सो कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी क्वाइट ईजियर। पहले डेल्टा एम निकालना, एक बार आपने डेल्टा एम एमयू में निकाला, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 931 और 931.5 टू बी प्रिसाइज,
your answer in mega electron volt will be ready. That's going to be the binding energy of that nucleus. So कई बार एग्जाम में आपको 2-4 न्यूक्लियस देगा, कंपेयर कराएगा कि किसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, बताइए, तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं. इसी बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल है. सो बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी आपने देखा डेल्टा एम सी स्क्वायर से निकालेंगे, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देते हैं. ए इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. ये बेसिकली यूज़ किया जाता है टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस. आपको पता है कि कुछ न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं, तभी ये रिएक्शंस होती हैं. एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में बदलता है, कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा, कौन सा ज़्यादा फॉर्म करेगा, स्टेबल होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करते हैं. अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा. तो कई बार आपसे स्टेबिलिटी कंपेयर करवाएगा कि कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा. तो कैसे निकालेंगे, पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, फिर उसे न्यूक्लियन से डिवाइड कर देंगे. वो जो नंबर आएगा वो बताएगा कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है. सो स्टेबिलिटी के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूज़ करते हैं, राइट. क्योंकि ज़्यादा अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हो गए तो बाइंडिंग एनर्जी उसको ज़्यादा चाहिए. तो पर न्यूक्लियंस को एवरी न्यूक्लियन को बाइंड करने के लिए किसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो ज़्यादा स्टेबल होगा. उसका जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है. ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आप याद रख सकते हो. स्टार्टिंग में आप देखोगे कि जो ए नंबर ये यहाँ पे बनाया गया और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है. तो जैसे ए नंबर बढ़ता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, यानी कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है. सडनली एक पीक मिलती है. ये जो पीक है, अगर इसको मैं डिफरेंट कलर से शो करूँ तो ये जो पीक है ये करस्पॉन्डिंग टू हीलियम मिलती है. तो ये 4 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगी. फिर उसके नेबरहुड में एक दूसरा स्टेबिलिटी वाला जो एलिमेंट मिलता है अपने को या न्यूक्लियस मिलता है वो कार्बन होता है, कार्बन 12. फिर इसके बाद आप पाओगे कि नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, दैट इज 16. सो हीलियम इज स्टेबल इन देयर नेबरहुड क्योंकि उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने सराउंडिंग में ज़्यादा है. फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ये ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, एटम्स होते हैं, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व इस तरह से जाता है. फिर उसके ऊपर जाओगे तो और भी स्टेबल होंगे. जो हाईएस्ट स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है, वो ये होता है, और ये 56 के करस्पॉन्डिंग आता है. आप समझ सकते हैं कौन सा होगा. 56 में ये आयरन होता है. सो सभी न्यूक्लियस में या सभी एटम्स में जितना भी आपको पीरियोडिक टेबल में मिलता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आयरन. सो इसीलिए यही एक रीज़न है कि अर्थ में आयरन का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज ओवर द टाइम सारे न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, इसलिए वो आयरन की तरफ मूव करते हैं, राइट. और इसके लिए अगर आयरन के लिए वैल्यू निकालना चाहें कि ये वैल्यू कितनी है, तो दिस वैल्यू इज़ एक रफ नंबर के लिए याद रख सकते हो, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. सो दैट्स द हाईएस्ट स्टेबल आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है. उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कम होती रहेगी. यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि जो रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियर की रिएक्शंस वो किस तरह से होती हैं. सो न्यूक्लियर इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं. तो इधर वाले मॉलिक्यूल्स इधर जाना चाहेंगे, फिर ये इधर जाना चाहेंगे, इधर वाले मॉलिक्यूल्स इधर जाना चाहेंगे, सो दैट दे कैन गेट हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, दे कैन गेट मोर स्टेबिलिटी. नाउ आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पर कहें, सो यहाँ पर इसके का डाउन साइड आप आओगे, सो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स पाए जाएंगे, जैसे प्रोटॉन्स हो गया, है ना, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइट, इनके जो आइसोटॉप्स वगैरह होते हैं वो पाए जाएंगे. सो आप देखोगे कि एक रिएक्शन ऐसे होती है कि अगर 1H2 आया प्लस 1H2 आया, ये आपस में मिलकर के क्या बना सकते हैं, 2He4 बना सकते हैं, हीलियम बनाते हैं, और हीलियम एक स्टेबल होता है और प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं. तो एनर्जी कब रिलीज होगी, अगर सिस्टम आपका स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की तरफ जा रहा है, तो आप पाओगे कि एनर्जी रिलीज होगी.
इस तरह की एक रिएक्शंस बन सकती हैं। इसमें स्मॉल न्यूक्लियाई दे कैन कम टुगेदर टू मेक अ लार्जर न्यूक्लियाई। अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं कि देयर इज अ फ्यूजन टेकिंग प्लेस, न्यूक्लियर फ्यूजन टेकिंग प्लेस। पार्डन, आई सेड इट अपोजिट, कि जब स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और लार्जर बनाते हैं तो ये फ्यूज करते हैं, सो दैट्स अ रिएक्शन कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। सो दैट्स कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। पॉइंट इज दिस कि ये रिएक्शन कैसे हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन लोअर स्टेबिलिटी वाले हायर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, इसलिए इस पर एनर्जी निकलती है। सिमिलरली यहाँ पर जो होंगे जिनके पास जिनका ए वैल्यू ज़्यादा रहा होगा, तो 56 से ज़्यादा होने के बाद उनकी भी स्टेबिलिटी कम पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, वो डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो हैवी न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट करेगा और उस केस में वो लाइटर न्यूक्लियाई को क्रिएट करेगा जो कि आयरन की तरफ जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 56 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऐसे केस को हम लोग फिर फिजन कहते हैं। सो हैवी एटम के जो डिसइंटीग्रेशन की एक फेमस इक्वेशन है और जिसको आप अच्छे से पढ़ते भी हैं केमिस्ट्री में। तो यूरेनियम, आप जानते हो कि यूरेनियम जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। तो वो चाहेगा कि अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस को बढ़ाएं। तो अगर उसको एक न्यूट्रॉन मिला तो एक न्यूट्रॉन से रिएक्शन कर लेता है। पर्टिकुलरली हम 92-235 के बारे में बात कर सकते हैं। तो 92 यूरेनियम 235 जब एक न्यूट्रॉन से मिलता है तो ये स्टेबल एलिमेंट की तरफ जाता है और जो भी बनेगा, क्योंकि ये 235 का केस था, तो 235 से जो भी बनेगा वो इधर कम ए वैल्यू के लिए आएगा, जिससे उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी। इसका मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाला है। तो जो स्टैंडर्ड है उसमें आप बी ए पता करते हैं और ये 56-142 होता है, प्लस क्रिप्टॉन बनता है और ये 36-91 होता है। एंड उसके साथ साथ आपको ये पता है कि 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। और अगर ये न्यूट्रॉन को आपने अलग नहीं किया और इसकी एक्सेस हो गई तो ये चेन रिएक्शन बनती है, क्योंकि ये फर्दर से रिएक्ट करके चेन रिएक्शन करके अनकंट्रोलेबल रिएक्शन भी क्रिएट कर सकता है। ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इट। बट अपने को ये समझना है कि ये रिएक्शन फीजिबल होती है। क्यों फीजिबल होती है? क्योंकि ये जो बन रहे हैं डॉटर एलिमेंट्स वो ज़्यादा स्टेबल, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ज़्यादा है और एक हैवी मल्टीपल डॉटर एलिमेंट्स में टूट रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सो बेसिकली ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ है ये अपने को बताता है कि कौन सी रिएक्शन फीजिबल है, कौन सी रिएक्शन फीजिबल नहीं है। तो एग्जाम में आपको क्या कर सकता है कि कुछ रिएक्शन दे सकता है और पूछ सकता है कि बताइए वेदर दिस रिएक्शन इज फीजिबल। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि क्या वो हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की तरफ जा रहा है, आइदर फ्रॉम दैट साइड और फ्रॉम दिस साइड। तो अगर हैवी न्यूक्लियस होगा तो उसको फ्रेगमेंट होना चाहिए और अगर लोअर होंगे तो उनको ऐड करके बिगर की तरफ जाना चाहिए। तो आइदर इट विल बी फ्यूजन रिएक्शन और इट विल बी फ्यूजन रिएक्शन। बोथ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि न्यूक्लियस कब स्टेबल होगा, कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। नाउ ये जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में स्टोरी है वो एनर्जी बेस्ड है। और अगर अपने को फोर्स बेस्ड पढ़ना हो, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में हमको ये देखना होता है कि अगर पार्टिकल्स एक साथ रुक रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स है जो उनको स्टे करके रख रहा होगा और कितने मैग्नीट्यूड के ऑर्डर का है, वो सारी स्टोरी जाननी होती है। तो इसको इस हेडिंग से पढ़ सकते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। इसमें हम लोग जानना चाहेंगे कि न्यूक्लियर की जो स्टेबिलिटी है, अपार्ट फ्रॉम ये एनर्जी कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़ा, एनर्जी कॉन्सेप्ट की स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फोर्स के टर्म में हम लोग किस तरह से बात करते हैं, सो उसके बारे में बात करेंगे। सो हम लोग जानते हैं जैसे अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का हमने आपको बताया कि जैसे हीलियम है 2He4 ये स्टेबल होता है, या फिर कार्बन है 612 ये स्टेबल होता है, या फिर ऑक्सीजन है 816 ये स्टेबल होता है। और आप पूरा लिस्ट बना सकते हो कि स्टेबिलिटी कैसे जा रही है। और अगर आप आयरन को देखो, जो भी आयरन देगा 26 और 56 है, ये मोस्ट स्टेबल है। और भी बहुत सारे स्टेबल होते हैं, सभी डिके करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस आयरन, बाकी सब डिके करते हैं और सब आयरन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी के डिके का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो हमको कई सारे स्टेबल नज़र आते हैं।
और जो लॉन्ग टाइम में डिके करेंगे वो स्टेबल होंगे, जो शॉर्ट टर्म में डिके करते हैं उनको हम अनस्टेबल बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, वो रिलेटिव टाइम स्केल है। एनीवे, अगर आप हीलियम के बारे में बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, जेड वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 आएगा। इस पर आओ अगर जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो 6 आएगा, और इस पर अगर हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें वो भी 6 आएगी। ऑक्सीजन में भी अगर जेड की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहो 8 आएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू उस न्यूक्लियस में आप कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी आपको 8 आएगी। अब देखोगे ना कि जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है। लेकिन ये जो रिलेशन है इक्वालिटी का वो बेसिकली वही नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। इनिशियली ये 1 जैसा आएगा, यानी दोनों बराबर होते हैं। जब आयरन के केस में आप देखोगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 26 आ रही है, और एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एन की वैल्यू आपको 30 नज़र आ रही है। सो आप पाओगे कि स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर नहीं रहते हैं। जैसे ही जेड वैल्यू बढ़ती रहती है तो एन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। सो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें लेट्स से कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो आइडियली इस तरह से लगना चाहिए कि ये जो सीधा ग्राफ है ये इंडिकेट कर रहा 45 डिग्री का एन इक्वल टू जेड, उसको इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जब आप मॉलिक्यूल्स को प्लॉट करते हो तो इनिशियली ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहते हैं, यानी उनका जो ओरिएंटेशन है उसके लिए एन और जेड बराबर होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आप पाओगे ग्राफ ऐसा चला जाता है। दैट मीन्स यू विल फाइंड कि स्टार्टिंग में तो स्टेबिलिटी कर्व एन इक्वल टू जेड वाला रूल फॉलो करता है, इसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, तो ये स्टेबिलिटी कर्व होता है। स्टेबिलिटी कर्व न्यूट्रॉन की तरफ ज़्यादा बेंड होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। वो आप इस एग्जांपल से भी देख सकते हो, और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। हाँ, तो कब हम बोलेंगे स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी के लिए n/z जो रेशियो होता है, n/z रेशियो जनरली ऐसा एक्सेप्टेबल किया जाता है कि 1.6 तक ये चलता है। सो इट शुड बी 1, इट्स ओके, ग्रोइंग मोर देन 1 इट्स ओके, अप टू n/z इज इक्वल टू 1.6, तब तक हम उसको स्टेबल कैटेगरी में रखते हैं। हैवीएस्ट जो हैवीएस्ट एटम होगा और अब वो स्टेबल होगा तो उसके लिए n/z की वैल्यू 1.6 तक जा सकती है। उसके कम है तो वो स्टेबल है, उससे ज़्यादा है तो फिर वो अनस्टेबल कैटेगरी में बोला जा सकता है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर द स्टेबिलिटी। ये तो हुआ मेजरमेंट कि हम कैसे मेज़र करते हैं, लेकिन अब हमको अगर और डिटेल में जाना है तो ये समझना होगा कि न्यूक्लियस बेसिकली स्टेबल होता कैसे है। जस्ट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक छोटा सा स्पेस है जिसको मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई करके बताया, ये कुछ फर्मी मीटर का है, इस पर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं ये तो एटम पे डिपेंड करेगा। और हम लोग ने ये भी वॉच किया कि इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी का अरेंजमेंट मिलता है यहाँ पर। सो इन पार्टिकल्स को, ये जो पार्टिकल्स हैं मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स, इनको बाइंड करके कौन रखता है, क्योंकि जो एटम होता है वो काफ़ी, जैसे आप ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन या हीलियम या फिर आयरन, ये काफ़ी स्टेबल है। इसका मतलब उनका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट नहीं करता है, इसका मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो एक साथ हैप्पीली रहते हैं। सो अगर हम लोग ये जानना चाहें कौन से फोर्सेस को बाइंड करके रखते हैं, तो आपके ख्याल में आएगा कि इसमें न्यूट्रॉन के पास मास होता है, प्रोटॉन के पास मास होता है, दोनों के पास मासेस होते हैं, तो मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बट आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स में जो जी आता है वो बहुत छोटा होता है। सो वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं दे सकता है जो इतनी हाई डेंसिटी क्रिएट कर सके। फिर आपके पास में एक और कॉन्ट्रेरी व्यू आएगा कि प्रोटॉन चार्ज होता है प्लस का, दूसरा प्रोटॉन भी प्लस चार्ज है, तो ये प्लस प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होता है, तो बेसिकली वो इनको इस प्रोटॉन को दूर भेजना चाहेगा, तो वो डेफिनेटली वो एक साथ रहने को पसंद नहीं करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैवी होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब एज पर अवर नॉलेज आप पाओगे कि ये प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स साथ नहीं रह सकते इतनी स्मॉल लोकेशन पे, क्योंकि आप जानते हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो 1/r² होता है। अगर r की वैल्यू बहुत कम होगी, 10⁻⁻⁻15 ऑर्डर का हुआ, तो आप देखोगे ये 10⁻30 ऑर्डर का जाएगा न्यूटन में,
और इसके साथ जो K होता है वो भी 10⁻10 के ऑर्डर का होता है। इसका तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा जो उसको डिसइंटीग्रेट करना चाहेगा और प्रोटॉन्स को अवे करना चाहेगा। न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता नहीं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बियर नहीं करेंगे और एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बट यस ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि इनके मास भी स्मॉल है और जी की वैल्यू भी स्मॉल होती है। सो इसका मतलब जो अपने पास एग्जिस्टिंग फोर्सेस हैं दे आर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन व्हाई द न्यूक्लियस इज सो स्टेबल और विच फोर्स इज कॉजिंग दिस स्टेबिलिटी। उसके लिए फिर एक नया फोर्स आइडेंटिफाई किया गया जो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दे सकता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। सो न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी रखने के लिए नाइदर ग्रेविटेशनल फोर्स nor any other force is responsible. It is the nuclear force, the very new force that is responsible and that acts between the nucleons and that tries to bind them together in that small distances. And this nuclear force, इसकी कुछ properties है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. This is the strongest force among all the forces. तो जो फोर्सेस की कैटेगरीज आप करते हो तो इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कहा जाता है। इनफैक्ट दिस इज आल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग फोर्स। सो अमंग ऑल द एग्जिस्टिंग फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सो इट्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कोर्स विच इज ग्रेटर देन और स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशन एंड अदर वीक फोर्सेस। सिंस दिस इज अ न्यू फोर्स तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग लिस्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी भी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, इन द सेंस कि हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है जिसके वजह से हम उसका कैलकुलेट कर सके कितना न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। बट यस बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी अपने पास हैं तो वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट हमने अभी ये बोला दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेस, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है that keeps binding these nucleons, strongest force that binds nucleons. So nucleons को बाइंड करने के लिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो प्रोटॉन का रिपल्सन इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये स्ट्रॉन्गली उनको बाइंड करके रखता है। इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज का मतलब हुआ कि ये ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं लगता है, शॉर्ट रेंज फोर्स। और ये फर्मी के ऑर्डर का होता है। तो इसका मतलब एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन जब पास पास होंगे तभी ये न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अगर आपने उसको डिस्टेंस ज़्यादा कर दी तो ये एक्ट नहीं करता है। तो इसका जो एक्शन है वो फर्मी लेवल का है, यानी 10⁻⁻15 मीटर के गैप पर ही ये स्ट्रांगली एक्ट करता है। और थोड़ा सा भी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ने के बाद फिर इसका एक्शन कम हो जाता है और धीरे धीरे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सो दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी मीटर। नेक्स्ट पॉइंट वी कैन थिंक ऑफ कि ये जो फोर्स होता है ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज दैट मीन्स का चार्ज से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करता है, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में करता है, फोर्स एक्ट करता है। So it acts between nucleons and it is same between protons। तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। सो ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है और सभी के बीच में इक्वल होता है। सो जितना दो प्रोटॉन्स के बीच में लगेगा सेम अमाउंट विल बी बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सेम अमाउंट विल बी बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज and it doesn't depend on the nature of the nucleons, whether it's a proton or neutron, it does not distinguish. So that's another important property of this particular force. Next point is about this कि ये central force नहीं होता है। This force is not a central force, not a central force. ये भी पॉइंट आपको मेरे को याद रखना है। नॉट अ सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, ये m1 है और ये m2 है। तो इनका जो फोर्स एक्ट करता था वो उसी लाइन के अलोंग करता था जिस लाइन पर ये लाई करते थे, सेंट्रल फोर्स। तो ये सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी आपने देखा कि अगर Q1 Q2 हो तो फिर उन्हीं पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है,
और जबकि ग्रेविटेशनल केवल और केवल अट्रैक्टिव होता है। जबकि न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर दो न्यूक्लियॉन्स हों तो उनकी लाइन के अलॉन्ग ही एक्ट करे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सो अगर अपने पास एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा हुआ है और ये एक प्रोटॉन रखा हुआ है जो लेट से कि बहुत पास हैं, फर्मी मीटर के ऑर्डर के हैं, तो उसका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है। देयर इज नो गारंटी दैट द न्यूक्लियर फोर्स इज गोइंग टू बी in this direction. It could be in this direction, it could be in this direction, it could be in any other direction. So it's not central force. तो ये central force नहीं है। और ये of course कैसा है, attractive है, क्योंकि ये bind करके तो रखता है, लेकिन बाइंड करने में वो कैसे फोर्स लगाता है वो एक अलग स्टोरी है, और वो अपने को अभी पता भी नहीं किस तरह से लगाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट चलते हैं। सो अपने को क्या याद रखना कि नॉन सेंट्रल फोर्स है और चार्ज से इंडिपेंडेंट है, बहुत शॉर्ट रेंज पे ही वर्क करता है, और ये बाइंड करके रखता है, यानी अट्रैक्टिव नेचर का है, और सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच में इक्वल अमाउंट का लगता है। इसी न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग ग्राफ से ज़रूर समझ सकते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स है और ये आर इज अ सेपरेशन बिटवीन दी न्यूक्लियॉन्स, और ये सेपरेशन FMF फर्मी मीटर पे लिखा गया है 10⁻⁻15 मीटर पे। आर इज द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। जैसे कि अगर अपने पास एक प्रोटॉन है और लेट्स से दूसरा न्यूट्रॉन है, और जो भी है न्यूक्लियॉन्स है, और ये उनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो उस पर ये किस तरह से वैरी करता है। तो इसका जो रफली पिक्चर आता है वो कुछ इस तरह से आता है, और फिर ये बहुत जल्दी ज़ीरो को टेंड करना स्टार्ट करता है। सो इट्स लाइक कि ये 1 फर्मी है, और ये इसका जो पॉइंट होता है ये इन जनरल जो सेपरेशन होता है, और यहाँ पर रफली 2 आ जाएगा। इसका मतलब 3-4 फर्मी होते ही ये ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब है दैट एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट रेंज, और सिंस ये पॉजिटिव फोर्स है, इसका मतलब है कि ये रिपल्सिव काम करेगा, और ये जो निगेटिव वाला है वो अट्रैक्टिव है। दैट मीन्स अगर 1 फर्मी मीटर से कम डिस्टेंस हो जाती है इनके बीच में, तो फिर ये रिपेल करना स्टार्ट करते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। और 1 से के थोड़ा से इधर के 1 के आसपास आता है, तो फिर ये सडनली अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स 1 और 2 फर्मी के बीच में कहीं लग रहा होता है। उस समय ये स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो रिपल्सन फोर्स होता है, अगर दोनों प्रोटॉन्स रहे होते हैं देन उसको भी ये काउंटर करता है और स्ट्रांगली इन दोनों को बाइंड करके रखता है, और 3/4 फर्मी मीटर पे जाने के बाद ये टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाता है। तो ये अपने को एक जनरल टेंडेंसी बता रहा है कि किस तरह से न्यूक्लियर फोर्स के मैग्नीट्यूड चेंज होते हैं। ये फिगर भी आप याद रख सकते हो, और ये उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है फोर्स की, वो भी अपने को याद रखनी है। और ये बताता है कि स्टेबिलिटी कैसे होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से इन न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है, तो छोटे से स्पेस में हाई डेंसिटी बना करके ये न्यूक्लियॉन्स स्टे करते हैं। उसी को हम लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और एनर्जी के टर्म में भी आपने देखा। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट न्यूक्लियस, इट्स स्टेबिलिटी, मास डिफेक्ट्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड दिस न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियाई का वो किस तरह से होता है, और फिर किस तरह से वो स्टेबिलिटी को पता करता है, और न्यूक्लियर इक्वेशंस या रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। सो फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।